जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। और आज हम आगे सेट थ्योरी का अपना लेक्चर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर अपन क्या कवर करेंगे, तो जो हमने वेन डायग्राम और अगर कहें हम यूनिवर्सल सेट्स, इन सब का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, उसके आगे उसी कंटिन्यूएशन में हम कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जैसे जिनको कई लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से भी होगी, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, ए माइनस बी, इन सब की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इन सब की बात करेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3। यहां पे सबसे पहला पार्ट जो ऑपरेशंस में अपन देखेंगे वो क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, जब हम दो सेट्स, मान लो तुम्हें दो सेट्स दिए गए हैं ए और बी, हम अगर उनके यूनियन की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको ऐसे को रिलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो नंबर्स दिए गए थे पहले 3 और 2, बीच में हमने प्लस लगाया तो कितना हो गया 5 के बराबर। तो अगर हम कोर ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सोचें तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई 3 और 2 दो ऑब्जेक्ट्स थे, उनपे एक ऑपरेशन हमने अप्लाई किया एडिशन का, रिजल्ट हमें क्या मिला, एक और नंबर मिल गया, कितना, 5 के बराबर। इसी तरीके से कभी ऐसा रहा होगा कि 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो अपन कैसे इसको लैंग्वेज देंगे कि 3 और 2 दो ऑब्जेक्ट्स थे या दो नंबर्स थे, उनपे हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया सब्ट्रैक्शन का, और रिजल्ट कितना आया, एक और नंबर आ गया 1 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कह लो, डिवीजन कह लो। तो अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हमारे पास नंबर्स के केस में होता था, उसी से कोरिलेट करते हुए हम कहें कि सेट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, तो यूनियन, जैसे हम यहां पे दो नंबर्स ले रहे थे, अब हम दो सेट्स लेंगे। ठीक है, तो अगर हम दो सेट ए और बी लेते हैं तो ए यूनियन बी क्या मतलब रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एक और नए सेट को। उस सेट की क्या प्रॉपर्टी होगी, उस सेट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए में है या तो बी में है। ठीक है, या तो दोनों में है, मतलब सारे एलिमेंट्स जो हमें ए और बी में दिख रहे थे, उन सभी को एक साथ जब हम कलेक्ट करके लिख दें तो दैट विल बी कॉल्ड ए यूनियन बी। ठीक है, तो उसी चीज को पहले हम डेफिनेशन लेते हैं। तो लिख सकते हैं हम कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी इज एन अदर सेट। ठीक है, इज एन अदर सेट विच कंटेन्स all elements of set A and set B and only those। क्या कहा जा रहा है यहां पे कि दो सेट्स का यूनियन, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये एक और नया सेट फॉर्म करता है, another set which contains all elements of set A and set B। सेट ए और सेट बी के हर एक एलिमेंट को ये कंटेन करेगा, लेकिन कुछ फालतू का भी नहीं होना चाहिए। और कुछ फालतू का नहीं होना चाहिए, इस बात को हमने कहां रिप्रेजेंट किया है, एंड ओनली दोज। ठीक है, कि हमारे पास सिर्फ कौन से एलिमेंट होंगे जो या तो सेट ए में लाई करते हो या तो सेट बी में लाई करते हो। ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स को तो हमें लेना है, मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ फालतू भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, इसका अगर हम डिनोशन की बात करें कि इसका नोटेशन क्या होता है, तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए यूनियन बी, सेट ए सेट बी, बीच में ये ऑपरेशन ए यूनियन बी। जैसे यहां था 3 और 2, बीच में एक ऑपरेशन था प्लस, यहां पे 3 और 2 थे, बीच में ऑपरेशन था माइनस, वैसे यहां पे ए और बी है, बीच में ऑपरेशन है यूनियन का। तो ये एक हमें नया सेट देगा जिसको अपन बोलेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनियन का डेफिनेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो अगर हम एक सेट लेते हैं ए, जिसमें हमारे पास 1 3 7 9 सपोज ये नंबर्स है, बी सेट लेते हैं जिसमें हमारे पास मान लो 2 6 4 है ना, और इसी तरीके से 7 और 11, ये सारी चीजें हैं मान लो। अब हमें ए यूनियन बी लिखना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, हमें क्या करना था, सारे एलिमेंट्स लिखने थे जो या तो ए में एग्जिस्ट करते हो या तो बी में एग्जिस्ट करते हो, सभी एलिमेंट्स को लिख लेना था। तो लिखते जाओ, क्या क्या है, 1 3 7 9 2 6 4। अब देखो फिर से 7 आ गया। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि सेट में एक ही नंबर दो बार तो रिपीट होता नहीं है, एक एलिमेंट को हम यूजुअली रिपीट करके नहीं लिखते हैं, तो 7 को दो बार तो लिखेंगे नहीं, 7 को एक बार लिख दिया बस अपना काम खत्म। तो 7 को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिमेंट हमें 7 को कंटेन करना था, तो 7 तो ऑलरेडी आ चुका है ना, फिर से लिखने की क्या जरूरत।
और आगे देखें तो आगे हम इसमें 11 और ऐड कर लें, तो A यूनियन B क्या हो गया मेरे पास, ये सारे एलिमेंट्स हो गए जिसमें A का भी हर एक एलिमेंट है, B का भी हर एक एलिमेंट है। 7 मेरे पास दोनों में एग्जिस्ट कर रहा था, तो मुझे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में हम उस चीज को भी कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से यूनियन का एग्जाम्पल यहां पे एंड होता है। तो अब हम आगे इसी चीज को अगर वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें तो वो कैसा होगा। तो ऐसे देखो, यूनिवर्सल सेट का मतलब मैं क्या मान लेता हूं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट तो कुछ भी मान सकता हूं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मान लूं या फिर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स मान लूं, ये मैंने यूनिवर्सल सेट मान लिया। इस पे मैं 2 सेट्स रिप्रेजेंट करूंगा, A और B, ठीक है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है बात। अब देखो क्या क्या आएगा, A में हमारे पास क्या है 1 3, जो ओनली A में है, क्या क्या था 1 3 9। अच्छा 7 एक ऐसा एलिमेंट था जो कि दोनों में कॉमन था, और क्या क्या था यहाँ पे 2 था 6 था 4 था 11 था, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास A बन गया, B बन गया, दोनों का कॉमन पोर्शन में क्या आ गया 7 आ गया। अब मुझे A यूनियन B को रिप्रेजेंट करना है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, पूरा रीजन जहां भी मुझे कहीं A दिख रहा है या B दिख रहा है, ये पूरा रीजन मेरा जो है A यूनियन B को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा कह सकते हैं क्या। ये पूरा रीजन किसका हो गया, A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो A और B जितना भी एरिया कवर कर रहे हैं, जितना भी रीजन कवर कर रहे हैं, वो सब मिलकर के क्या बना लेगा, A यूनियन B फॉर्म कर लेगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है एक तरीके से कहो ये हमारा यूनियन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके आगे इस पे बेस कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में देखें तो जैसे हम यहां पे नंबर्स के लिए बात करते थे, तुमने पहले भी पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वही चीजें फिर से अपन देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ तुमने पढ़ा है पहले भी, क्या होता है, जैसे एडिशन के बारे में कहते हो कि 3+2 करें या 2+3 करें बात बराबर ही है, मतलब पोजीशंस इंटरचेंज करने से उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, रिजल्ट हमेशा सेम ही रहता है। तो सेम चीज यहां पे भी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो A यूनियन B करो या फिर B यूनियन A करो, बात बराबर ही है भाई। इसको पहले लिख दोगे, इसको बाद में लिखोगे, फिर दोनों को रीजन ऐड करो, या फिर पहले इसका रीजन और बाद में इसका रीजन ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली प्रॉपर्टी यही हो गई, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, इसी को तुम कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता था, इस तरीके का कि जैसे A प्लस B प्लस C है, अपन ऐसा कहें कि इसको हम इस तरीके से बोलते थे कि मान लो A 3, इसी में देख लेते हैं कि 3+2 + 5 है मान लो, तो पहले हम ऐसा लगाएं या फिर बाद में हम ऐसा लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह से सेम ही रिजल्ट आएगा। तो सेम चीज यहां पे भी, चाहे तो हम A यूनियन B यूनियन C लिखें, या फिर है ना पहले हम इन मान लो B यूनियन C को पहले सॉल्व कर लें और बाद में A के साथ उसको कंबाइन करें, या फिर पहले A और B को कंबाइन कर लें बाद में C के साथ ऐड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीजें कैसी आएंगी आपस में, बराबर ही आएंगी। बिल्कुल ठीक है इतनी बात। फिर थर्ड लाते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी और क्या बोल सकते हैं हम, A का अगर A के साथ यूनियन लिया जाएगा तो कितना रिजल्ट आएगा, A ही आएगा ना। A का खुद ही से यूनियन ले रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा रीजन तो ऐड हुआ नहीं, वही पोर्शन पूरा जो पहले A का था वही फिर से अपने पास आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं अपन, अगर A का हम किसी नल सेट के साथ यूनियन ले लें, नल सेट का मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं था, A इसके पास कुछ एलिमेंट्स थे, तो जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तब भी क्या आएगा, A ही आएगा ना, कोई नया चीज तो उसमें ऐड हुआ नहीं, ना ही A से कुछ खत्म हो गया, तो ये फिर से क्या होगा, A के बराबर ही होगा। फिर इसी तरीके से देखो और क्या बोल सकते हैं हम, A का अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लें, A का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन ले लें, तो भाई यूनिवर्सल सेट ही आएगा ना, पूरा का पूरा रीजन वो तो U में ही आता था और साथ में हमने A और ऐड कर दिया, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, इसके अंदर ही था ना, ये U के अंदर ही था, तो इसका मतलब ओवरऑल क्लब होकर के अभी भी क्या रहेगा, U के बराबर ही रहेगा। तो A और यूनिवर्सल सेट का यूनियन भी कितना होगा, U के बराबर, यानी यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ भी आएगा। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम यूनियन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। आगे भी हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेशंस हैं उनमें इसी तरीके की प्रॉपर्टीज फिर से आगे फिर से रिपीट होंगी। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारे पास वो है इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन के बाद नेक्स्ट इंटरसेक्शन का टर्म। अब ये क्या होता है, तो फिर से ये भी एक तरीके का ऑपरेशन है, और इस बार क्या है कि हम जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन की बात करेंगे
तो ये हमें एक नया सेट देगा। जैसे ए यूनियन बी भी हमें एक नया सेट देता था, वैसे ही ए और बी का इंटरसेक्शन भी हमें एक नया सेट देगा। उस सेट की खास बात क्या होगी, उसमें सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि ए और बी दोनों में कॉमन हो, ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में कॉमन हो, केवल वही एलिमेंट्स हमारे पास नए सेट में होंगे जिसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इंटरसेक्शन अगर हम कहें ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज another set which contains all those elements which contains all those elements which are common to both the sets। इस बात को एक बार को नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी क्या है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अनदर सेट विच कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ द सेट एंड, ठीक है, एंड ओनली दोज, ठीक है, कुछ फालतू की भी चीज नहीं होनी चाहिए। ए और बी के सारे कॉमन एलिमेंट तो रखने ही हैं, लेकिन उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं रख लेना है हमें। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें, पहले तो इसका नोटेशन देख लेते हैं। ए और बी दो सेट्स हैं, बीच में एक ऑपरेशन, अगर हमने यू को उल्टा करके लिख दिया तो दैट मींस इंटरसेक्शन। ठीक है बात। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए सेट था बी सेट था, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब एक नया सेट हमें फॉर्म करना है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स हो जो कि ए और बी दोनों में कॉमन है। अब ए की बात करें, ए में मान लो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे 1 2 5 11 13, ठीक है। बी सेट था हमारे पास, बी सेट में हमारे पास मान लो 2 3 6 9 11 ये एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी बोला गया, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें कि ऐसे एलिमेंट्स हो जो कि दोनों में कॉमन हो। क्या क्या है वो, 2 देख सकते हो दोनों में कॉमन है, 11 देख सकते हो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, 2 और 11, ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस चीज को अगर हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो चलो ये बना लिया हमने यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के, ठीक है। ए हमारे पास एक सेट बना लिया, बी हमने एक सेट बना लिया, ये ए है ये बी है। ए में क्या क्या डालना था हमें, 1 2 5 11 13, जिसमें से 2 और 11 कहां रहेंगे, इस कॉमन वाले पोर्शन में। तो ये 2 हो गया, ये मान लो 11 बोल दिया मैंने। और क्या क्या है, यहां 1 है, 5 भी होगा, ठीक है, और 13 होगा। यहां पे क्या क्या है, 3 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन होगा, 2,11 वाला, मतलब ये वाला जो रीजन है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। शेडेड पोर्शन अगर कहें, जो कॉमन रीजन था ए और बी का, दैट विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आगे हम आते हैं, कुछ नोट्स या फिर एक डेफिनेशन भी और अपने पास आती है, उसको लिखते हैं। और उसके बाद, क्योंकि एक अननोन सा टर्म होगा अभी तुम्हारे लिए, बहुत खास बात अलग सी नहीं है, लेकिन फिर भी एक टर्म है क्योंकि उसको भी देखना पड़ेगा बार बार। डिसजॉइंट सेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ए और बी दोनों सेट्स हमने लिखे और दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं था। जैसे मान लो कि मैं ऐसा लिखूं, a इज इक्वल टू 1 3 5 और b इज इक्वल टू 2 4 6। अगर मैंने ऐसा ले लिया तो मुझे दिख रहा है a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, फिर a इंटरसेक्शन b को क्या बोलोगे, नल सेट, ठीक है। कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नल सेट ही लिखना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल सेट के बराबर होगा। ऐसा नहीं कह देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट डिफाइंड, अपन ये बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी को एक सेट तो देना था, अब ठीक है उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, नल सेट होना चाहिए। तो ये डिसजॉइंट सेट्स कैसे हो गए, इनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। क्या है इनकी खास बात कि ए और बी अगर दो ऐसे सेट्स हैं जिनका इंटरसेक्शन एक नल सेट आता है, मतलब उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं था, ठीक है। तो दो ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन एक नल सेट हो, दोस टू सेट्स विल बी कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। जैसे यहां पे ए और बी को हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स,
तो अपन क्या कह रहे हैं कि इफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नल सेट, देन those sets are called disjoint, ठीक है, are called disjoint sets, ठीक है। तो कहीं भी disjoint sets कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी उनके कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक टर्म आ गई disjoint sets की, ठीक है। इसका अगर हम कहें कि वेन डायग्राम पे किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो भी देख सकते हो कि भाई अगर हमारे पास ये मान लो हमारा यूनिवर्सल सेट था, यहां पे हमारा ए होगा तो बी को और ए के सर्कल में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉमन हो गया तब तो इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करने लगेगा ना। तो हम ऐसा बनाएंगे, कुछ ए बिल्कुल अलग है, बी बिल्कुल अलग है। अब यहां रख दो 1 3 5, यहां रख दो 2 4 6, इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है। तो दो ऐसे अगर हमने सर्कल्स बनाए जिनका कोई भी कॉमन पार्ट नहीं था, कोई भी इनका कॉमन रीजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये दोनों सेट्स कैसे थे, आपस में डिसजॉइंट सेट्स थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसकी कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या होती है। बिल्कुल सेम ही होंगी जैसे यूनियन के लिए थी। यहां पे एक दो चीजें और भी हमें एक्स्ट्रा कवर करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो बिल्कुल जैसे पहले हमने कहा था यूनियन के लिए कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये यूनियन बी और बी यूनियन है, दोनों ही आपस में बराबर होते थे। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी पहली प्रॉपर्टी यही है कि ए और बी का इंटरसेक्शन कहो या फिर बी और ए का इंटरसेक्शन कहो, दोनों बातें बराबर ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। ए और बी का कॉमन रीजन कहें या फिर बी और ए का कॉमन रीजन कहें, बात तो बराबर ही है। फिर उसी तरीके से सेकंड पॉइंट, एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और इधर पहले मैंने मान लो ए इंटरसेक्शन बी कर लिया, बाद में इंटरसेक्शन किया सी से, तो दोनों बातें बराबर ही हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है यहां पे भी अपना टारगेट क्या है, ए बी और सी सबके ओवरऑल कॉमन रीजन को हमें रिप्रेजेंट करना है। यहां पे भी कहें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी क्या करेगा, सभी के कॉमन किसी पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो पहले हमने ए और बी का कॉमन लिया हो या फिर पहले हमने बी और सी का कॉमन ले लिया हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर बार सेम ही एलिमेंट्स अपने को मिलेंगे। ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, ए का इंटरसेक्शन अगर मान लो ए के साथ लिया जाएगा तो क्या बचेगा, ए और ए में कॉमन क्या है, ए ही है, तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। फिर इसी तरीके से ए का अगर इंटरसेक्शन हम लेते हैं मान लो 5 के साथ तो क्या होगा, एक तो ए सेट था, एक था नल सेट। अब नल सेट और ए में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब इसका तो कोई रीजन ही नहीं था ना, इसके पास अपना कोई रीजन तो था नहीं, इसके पास अपना रीजन था, तो दोनों का कोई कॉमन रीजन तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ए और नल सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट। इसी तरीके से अगर हम कहें कि ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो यूनिवर्सल सेट अपने पास पूरा बड़ा वाला था और ए जो है उसके अंदर का एक छोटा पार्ट था, दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ ए वाला पार्ट ही आएगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा ए के बराबर ही होगा। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे हमारे पास यूनियन में थी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे एक और चीज हमारे पास आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, नाम क्या है उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, अपन कहें अगर ए यूनियन मान लो ऐसा लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है तो उसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं हो, तो पहले ही हम एसोसिएटिव लॉ के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे क्या है ध्यान दो, तो ये वाला ऑपरेशन और ये वाला ऑपरेशन अलग अलग है, ठीक है, दोनों सेम हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या रिजल्ट आएगा, तो दिस विल बी सेम एज, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, ये जो बाहर वाला ऑपरेशन है ये दोनों के साथ अप्लाई करके लिख दो। मतलब बाहर में क्या है, यूनियन है, एक बार ए का यूनियन कर दो बी के साथ, एक बार ए का यूनियन कर दो सी के साथ, ठीक है। और अब जो अंदर वाली चीज थी वो इन दोनों के बीच में लगा दो, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला लॉ। इसी तरीके से दूसरा क्या है, ए यहां पे मान लो इंटरसेक्शन ले लिया, अंदर हमने यूनियन ले लिया, तो अब क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस। क्या करना है, बाहर वाला जो ऑपरेशन है वो दोनों के साथ अप्लाई करो। मतलब
ए एक बार बी के साथ भी इंटरसेक्शन ले लो, ए का एक बार सी के साथ भी इंटरसेक्शन ले लो, और बीच में क्या लगाओगे, अंदर वाला ऑपरेशन यूनियन। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं एक बार को, और वो जो प्रूफ का प्रोसेस होगा वो तुम्हें बाकी क्वेश्चंस में भी इंपॉर्टेंट होगा, सेम उसी तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले को अगर मैं यहां पे प्रूफ करता हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में तीन अलग अलग सेट्स बना लो, एक को ए बोल देंगे, एक को बी और एक को सी। ठीक है, तो जब हमने ये ए बी सी तीन सेट्स बनाए तो मेरे पास ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल था एक तरीके से, वो कितने पोर्शंस में डिवाइड हो गया ये देखना है हमें। अलग अलग कितने रीजन्स बने उनको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कुछ ऐसा पोर्शन दिख रहा है क्या जो सिर्फ ए का है, कौन सा है वो, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इन सबको हटा दो, सिर्फ इतना पोर्शन अगर मैं देखूं, वो सर्कल का हिस्सा जो सिर्फ ए का है, ठीक है, तो उसको मैंने बोल दिया मान लो 1। इस पूरे रीजन को नाम दे दिया मैंने 1 का। कौन सा रीजन है, जो ओनली ए का है। फिर इसी तरीके से ओनली बी का जो रीजन है, मतलब कौन सा, ये वाला पोर्शन, इसको मैंने नाम दे दिया 2। इसी तरीके से ओनली सी वाले पोर्शन को नाम दे दिया 3। ठीक है, कुछ ऐसा पोर्शन था जो कि ए और बी का था लेकिन सी में नहीं था, कौन सा कहेंगे उसको, जो ए और बी दोनों में हो, कॉमन दोनों में हो ए और बी में, लेकिन सी में ना हो, किसको बोलोगे, ये वाला पोर्शन आएगा। इस पोर्शन को बोल दिया मैंने 4। ऐसा पोर्शन जो कि बी और सी में हो लेकिन ए में ना हो, ठीक है, कहां पे आएगा, ये 5। इसी तरीके से सी और ए में कॉमन हो लेकिन बी में ना हो, उसको 6 बोल देंगे। ऐसा पोर्शन जो कि तीनों में कॉमन हो, यहां पे आ जाएगा 7। ठीक है, और ऐसा पोर्शन जो कि ए बी सी तीनों के बाहर लाई कर रहा है, उसको बोल दिया 8। तो जब हमने 3 सर्कल्स बेसिकली बनाए तो हमारे पास कंप्लीट यूनिवर्सल सेट कितने पोर्शंस में डिवाइड हो गया, 8 रीजन्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये जो रूल हम लिख रहे हैं क्या वो करेक्ट है या नहीं है। कैसे हम पता कर पाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, एलएचएस के थ्रू क्या शेडेड पोर्शन होगा, कौन कौन सा रीजन रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको देखेंगे। आरएचएस के थ्रू कौन कौन सा शेडेड पोर्शन होगा उसको देखेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर आते हैं तो अपन बोल देंगे कि भाई ये रूल बिल्कुल ठीक है। अगर बराबर नहीं आते तो अपन बोलेंगे कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, एलएचएस पहले हम देखते हैं कि एलएचएस कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आओ देखते हैं, एलएचएस की बात करें अगर हम, ठीक है, एलएचएस अगर देखें क्या क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सोचना है जैसे तुम नॉर्मल यूनियन या इंटरसेक्शन लेते हो। बी और सी का इंटरसेक्शन अगर मैं कहूं तो बी और सी के इंटरसेक्शन में क्या क्या है, यहां पे देखो, अगर मेरे पास मैं कह दूं कि ए में कुछ नंबर्स हैं, बी में कुछ नंबर्स हैं, सी में कुछ नंबर्स हैं, और मुझसे कहा जाए कि बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या आएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब ऐसा पोर्शन जो कि बी और सी दोनों में कॉमन हो। उसने ये थोड़ी ना कहा है कि ए में मत हो, उसने बस ये कहा कि ऐसा पोर्शन जो कि बी और सी दोनों में कॉमन हो। क्या क्या हो जाएगा, 5 और 7 दोनों ही हो जाएंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी से क्या आ गया हमारे पास, 5 और 7 आ गए। कह सकता हूं मैं, इसको मैं करली ब्रेसेस में डाल देता हूं बल्कि। और ए में मेरे पास क्या क्या है, ए में मेरे पास है 1 4 6 और 7। तो 1 4 6 और 7 ये मेरा हो गया ए के एलिमेंट्स। अब मुझे दोनों का यूनियन लेना है तो मेरे पास क्या आएगा, 1 4 5 6 7 ये पूरा एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा। एलएचएस के लिए अगर कहूं क्या होगा, अब इस पोर्शन को अगर रिप्रेजेंट कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है, कौन कौन सा रिक्वायर्ड पोर्शन है, 1 है, 4 है, 5 6 7। तो अपन कह सकते हैं ये पूरा ही पोर्शन है, एक तरीके से कह लें 1 4 6 7 हो गए। और उसके अलावा हमारे पास एक 5 को और रिप्रेजेंट करना था तो ये वाला भी रीजन आ जाएगा। तो ये हमारा शेडेड पोर्शन जो है एक्चुअली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट कर पा रहा है। अब इसी चीज को अगर हम आरएचएस के थ्रू देखें कि आरएचएस क्या होगा, आरएचएस में हमारे पास ये वाली टर्म है, इसको हम एक बार को देखते हैं कि ये क्या क्या रीजन रिप्रेजेंट कर रही है। ए यूनियन बी पहले निकालना पड़ेगा भाई, ए यूनियन बी कितना होगा, तो देखो ए में क्या था 1 4 6 7, बी में क्या था 2 5 4 7। ठीक है, दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा 1 2 है ना, 4 5 6 7 ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से देखो दूसरा क्या है, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी करते हैं तो ए यूनियन सी में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी, ए और सी का यूनियन लोगे 1 3 4 6 7। तो यहां पे आ जाएगा 1 3
4 6 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना था तुम्हें, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था। तो A यूनियन B और A यूनियन C, इनका अगर हमने इंटरसेक्शन लिया तो कितनी बात आ जाएगी, 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। ठीक है, और हमारे पास अगर यहां पे देखें हम, तो यहां पे हमने 5 मिस कर दिया था, 4 5 6 7। ठीक है, तो एक वो भी टर्म बढ़ा लेते हैं। तो अब देखो A यूनियन B और यहां पे A यूनियन C। ठीक है, तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया। कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या दिखे, 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 7। तो ये हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स हो गए जो कि RHS से मिल रहे हैं। LHS का देखें तो उसमें भी यही था। यहां से देख सकते हो LHS और RHS दोनों ही सेम रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो रूल है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में तुम आगे चाहो तो सेम प्रोसेस से ये वाला सेकंड वाला जो रूल है उसको भी प्रूव कर सकते हो। इसको तुम खुद से एक बार को होमवर्क में ट्राई करना, अपन इसका असाइनमेंट में सोल्यूशन दे देंगे। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे हमने इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी की बात करी, वैसे ही ये भी एक ऑपरेशन है। यहां पे क्या होगा, ए माइनस बी की बात करेंगे, कुछ इस तरीके का नोटेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हमें एक ऐसा नया सेट बनाना है जिसमें ए के वो सारे एलिमेंट हो जो बी में नहीं है। ठीक है, कौन से एलिमेंट होने चाहिए, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में है बट बी में नहीं है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स अनदर सेट। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अनदर सेट विच कंटेन्स all elements which are present in A। ठीक है, which are present in A but are not present, ठीक है, are not present in set B। ऐसे सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट ए में हो लेकिन सेट बी में ना हो। ठीक है, तो ए सेट की बात करूं तो ए सेट में मेरे पास मान लो कुछ ऐसा दिया गया 1 2 4 5 6, और बी सेट में मेरे पास दिया गया 3 2 9 11 6। ठीक है, अब मुझसे कहा जाए कि भाई ए माइनस बी मुझे निकालना है, तो अभी जैसा मैंने कहा कि ए माइनस बी का इस तरीके का नोटेशन है, सिंपल माइनस वाला ही। रिजल्ट क्या लिखना है, हमें एक नया सेट बनाना है। उस सेट में क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो अब देखो यहां पे 2 और 6 ये दो ऐसी चीजें दिख रही है जो कि बी में है। ठीक है, तो ए के वो एलिमेंट्स ही हमें लिखने हैं जो कि बी में ना हो। क्या क्या होंगे वो, एक होगा 1, फिर इसी तरीके से 2 तो हमारा दोनों में है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, 4 को लिखना पड़ेगा, 5 को लिखना पड़ेगा, 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो दोनों में एग्जिस्ट करता है। ये मेरा क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। अब इसी चीज को अगर हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेन डायग्राम पे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा देख लो एक बार। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये a और ये b। ठीक है, दोनों के कॉमन पोर्शन में क्या जाएगा, 2 और 6 दोनों के कॉमन पोर्शन में चले जाएंगे। आगे क्या क्या चाहिए मुझे, 1 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, इधर क्या चाहिए, 3 चाहिए, 9 चाहिए, 11 चाहिए। सही है बात। अब a माइनस बी 1 4 5 कौन सा पोर्शन है, वो पोर्शन है जो कि सिर्फ a का था जिसमें b बिल्कुल भी नहीं था, ये वाला पोर्शन। ये a सेट है, ये b सेट है, तो a माइनस बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 4 5 को। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ऐसा रीजन या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो कि सिर्फ a में हो b में ना हो, ओनली a वाले। ठीक है, तो ये हमारा a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर देगा। इसी तरीके से अगर हम कहें कि b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए तो उल्टी बात है ना इसी की। b माइनस ए क्या कहेगा कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेट b में हो लेकिन a में ना हो। तो अब देखो सेट b में ऐसा क्या है जो कि a में नहीं है, देख सकते हो यहां से 3 9 और 11 ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट b में है लेकिन सेट a में नहीं है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 3 9 और 11, ये मेरे पास a माइनस बी और इधर आ गया मेरे पास b माइनस ए। ये दो हमारे पास रिजल्ट्स हो गए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का, एक तरीके से एग्जांपल का हो। अगर b माइनस ए को भी मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। b माइनस ए का मतलब क्या होगा, ये वाला रीजन। सही है इतना, ठीक है, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, b माइनस ए। ठीक है,
तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब हुआ a माइनस बी, मतलब ऐसे टर्म्स जो कि सिर्फ a में हो b में ना हो, b माइनस a सिमिलरली जो b में सिर्फ हो a में ना हो। तो यहां से तुम कह सकते हो कि इन जनरल a माइनस बी और b माइनस a आपस में हमेशा बराबर नहीं होंगे। किसी स्पेसिफिक केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन a माइनस बी बी माइनस ए को जैसे दोनों नल सेट हो जाए, ठीक है, a माइनस बी भी नल सेट है, b माइनस ए भी नल सेट है, ऐसा हो सकता है कि तब दोनों बराबर हो, लेकिन इन जनरल हम नहीं कहेंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए आपस में बराबर है। फिर इसी चीज में हम आगे अगर देखें, इन्हीं को क्लब करके a माइनस बी और b माइनस ए, इनको क्लब करके हम एक और टर्म बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ये कुछ खास चीज नहीं है, एक नोटेशन ही है, एक टर्म है जिसको हमें याद रखना है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अगर हम a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो उसका नोटेशन कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, एनसीईआरटी कुछ ये सिंबल यूज करता है, ट्रायंगल वाला। तो सेट a और सेट b का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, दैट इज नथिंग बट यूनियन ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए। कुछ भी नहीं है, a माइनस बी तुम्हें निकालना आ गया, b माइनस ए निकालना आ गया, दोनों को यूनियन कर दो, दैट विल बी सिमेट्रिक डिफरेंस। तो a और डेल्टा बी कह लो या फिर ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये मेरे पास आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट्स। तो दिस इज नथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट अनदर टर्म विच वी हैव टू यूज इन क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली। फोर्थ ऑपरेशन अपने पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है कि जिस सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है। जैसे अगर मैं कहूं ए कोई सेट दिया हुआ था, तो ए सेट को छोड़ करके बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे उनका कलेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्सल सेट में अगर हमसे ये कहा जाए कि ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए को छोड़ करके, ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का जो कलेक्शन होगा, दैट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसका नोटेशन क्या है, तो वो मैं सबसे पहले बता देता हूं, ए डैश या फिर ए बार या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज कही जा रही है, ठीक है, इट इज कलेक्शन, ठीक है, या फिर इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये क्या है, इट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जैसे अब वो ऑल एलिमेंट्स कहां से आएंगे, यूनिवर्सल सेट से आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये हमारे पास मान लो यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट में ये हमारे पास ए था, हो सकता है ए के अलावा बी भी रहा हो, सी भी रहा हो, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ये बोलेंगे कि अगर मुझे ये चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब है ए को छोड़ करके बाकी सब कुछ, और बाकी सब कुछ का मतलब क्या हुआ, कौन सा रीजन रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये पूरा रीजन जो है हमारा, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास इसको मैंने u से रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सल सेट को, ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट u माइनस ए, ऐसा कह सकता हूं क्या डिफरेंस के फॉर्म में। यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो कि a में ना हो, इनको ही बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। नोटेशन मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए, तीन अलग अलग तरीकों से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका ये हो गया शेडेड पोर्शन, और अगर कहें तो उसको डिफरेंस के फॉर्म में ऐसा एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं कि इस पे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करेंगी। प्रॉपर्टीज क्या क्या बोल सकता हूं मैं, पहला तो अगर मैंने किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो मुझे क्या मिलेगा, भाई मुझे पहले क्या करना था, ए को छोड़ना था, अब मैं उसको छोड़ दूं तो वापस से क्या मिलेगा, ए ही मिल जाएगा ना। ए के कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके बाकी सब कुछ, और उसको फिर से छोड़ दिया तो बचा क्या, ए ही बच गया ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। फिर दूसरी चीज, ये हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ए डैश तो खैर क्या है, यू माइनस ए के बराबर ही है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं, अगर मान लो इस चीज के लिए अपन बोले, जैसे कि एक दो और भी प्रॉपर्टीज, जैसे अगर हम कहें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं हम किसको, यूनिवर्सल सेट को छोड़ करके जो बचे, क्या बचेगा, नल सेट। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ कॉमन चीजें हो गई। जो इंपॉर्टेंट एक रूल आता है वो क्या है
ए यूनियन बी का मान लो कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, तो दिस विल बी सेम एज, क्या करो, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो अलग अलग, और यहां यूनियन था ना, इसकी जगह यहां पे क्या करो, इंटरसेक्शन लगा दो, ठीक है। इसी तरीके से उल्टा भी, ए इंटरसेक्शन बी है मान लो, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या बनेगा, ए डैश बी डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो लेना ही लेना है। इस इंटरसेक्शन को अब क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे यूनियन लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अपन डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ या फिर रूल, ठीक है। तो खैर नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, फिर से रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये और भी आगे के चैप्टर्स में भी काफी सारा काम आएगा डायरेक्टली रिजल्ट्स लिखने में, ठीक है। अब इसके प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले एक और प्रूफ किया था, उसी तरीके से इसका भी प्रूफ करेंगे। अगर हम कहें दो सेट्स की बात करता हूं मैं एक बार को, अगर मैं यहां पे एक बार को देख लो, ए और बी दो सेट्स इसमें बना लिए मैंने यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो गया। सिर्फ दो ही सेट्स थे, पिछली बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करते टाइम तो हमें 3 सेट्स बनाने पड़े थे, यहां 2 ही हैं। कितने रीजंस बनेंगे, ये एक रीजन होगा जो ओनली ए का है, ये एक रीजन होगा जो ओनली बी का है, ये एक रीजन होगा जो कि दोनों में कॉमन है, और ये चौथा रीजन होगा जो कि कंप्लीटली बाहर लाई करेगा। तो अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं, फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, क्या करेंगे हम, फिर से वही एलएचएस अलग निकालेंगे, आरएचएस अलग निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का अगर मैं एलएचएस कहूं तो एलएचएस क्या आएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों आएंगे ना, ए में 1 3, बी में 2 3, तो दोनों का यूनियन क्या हो गया, 1 2 3। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 कह सकता हूं, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट लेना था, तो जब मैंने 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 2 3 को छोड़ करके 4 ही बचेगा ना, 1 2 3 को छोड़ दें तो सिर्फ 4 बचेगा। अब हम आरएचएस पे आते हैं, आरएचएस कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए डैश निकालो, ए डैश में क्या आएगा, ए को छोड़ना है, तो ए में क्या था, 1 3 था, 1 3 को छोड़ दो तो क्या बचा, 2 और 4, तो ए डैश में हमारे पास बचा 2 और 4। बी डैश की बात करते हैं, बी डैश में क्या आएगा, मतलब बी को छोड़ना है, बी को छोड़ना है तो 2 3 को छोड़ना है, बचेगा क्या, 1 और 4। तो ये हमारे पास 1 और 4 हो गया। बीच में क्या करना था, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना था, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। देखो यहां से जो एलएचएस का पोर्शन था, जो आरएचएस का पोर्शन था, दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ये रूल बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट को भी तुम आसानी से प्रूव कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, क्या आएगा, 3 आएगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 और 4 होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें एलएचएस की बात करें, एलएचएस में हमारे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज 3, 3 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 2 और 4, सही है इतनी बात। अब आरएचएस पे आते हैं, आरएचएस में क्या है, आरएचएस में हमें कहा गया कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो लिखे हुए हैं, दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, दोनों का यूनियन आ जाएगा हमारे पास 1 2 और 4। तो अब यहां देखो एलएचएस और आरएचएस फिर से बराबर हो गए, मतलब ये वाला रूल भी करेक्ट है। इस तरीके से ये तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज में इस रूल को यूज करते हुए एक तरीके से डिराइव किया है। तो किसी भी रैंडम क्वेश्चंस के लिए भी यही सेम ट्रिक, दो अगर सेट्स दिए गए हैं तो 4 रीजंस बना करके तुम रिक्वायर्ड पोर्शन ऑब्टेन कर सकते हो, या फिर 3 सेट्स दिए गए हैं तो तुम्हारे 8 रीजंस बनेंगे, उनसे तुम सारे पोर्शंस ऑब्टेन कर सकते हो। और कोई भी रूल दिया गया है चेक करने के लिए कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है, उसको तुम डायरेक्टली यहां से चेक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर के बेसिस पे जो हमने ऑपरेशंस पढ़े उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, दो सेट्स अलग अलग दिए गए हैं, दोनों ही कैसे दिए गए हैं, तो प्रॉपर्टी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, और हमें a माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। साथ में मैं एक और ऐड कर देता हूं यहाँ पे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी वाला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सभी को क्लब करके मतलब ए और बी सेट्स पहले तो लिखने पड़ेंगे मुझे टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, और फिर मैं इस सभी को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अपन अब इसके सोल्यूशन पार्ट पे जाते हैं। ए सेट में क्या आएगा, ए सेट में आएगा, क्या कहा गया है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। क्या करना था, सच दैट के राइट साइड में जाना था, क्या वहां से मिलेगा मुझे, x मिलेगा,
x क्या होगा, प्राइम नंबर्स जो 10 से छोटे हो, क्या क्या होंगे वो, 2 3 5 होगा, 7 होगा, यही होंगे। तो 2 3 5 7, यहां पे मुझे इंटर क्या करना है, x ही इंटर करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि a विल बी 2 3 5 एंड 7। b की बात करूं कि b में क्या क्या आएगा, तो b में क्या क्या होगा, देखो x सच दैट x इज इंटीजर, ये x बिलोंग्स टू z, z क्या था, इंटीजर था, तो इंटीजर हमें x चाहिए, और x कहां से कहां तक है, -5 से 5 के बीच लाई करता है। देखो यहां पे -5 के बराबर नहीं हो सकता, +5 के बराबर नहीं हो सकता, तो कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, -4 आएगा, ठीक है, -3 आएगा, -2 -1 है ना, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब मुझे क्या करना है कि a और b दोनों मेरे पास टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में आ गए, अब ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, कर दो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट्स a के, तो a माइनस बी में अगर हम देखें तो क्या क्या आएगा, a के ऐसे एलिमेंट्स जो कि b में ना हो, क्या क्या होंगे वो, देखो यहां से अगर हम देखें तो 2 है, 3 भी है, कौन सा नहीं है, 5 नहीं इधर दिख रहा, 7 भी इधर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब वही दोनों यहां पे रखने 5, 7। फिर b माइनस ए की बात करता हूं, b माइनस ए का मतलब b के ऐसे एलिमेंट्स जो कि a में ना हो, तो b में देखो -4 -3 -2 -1 0, ये सब तो इधर है नहीं, तो वो सब तो रखने ही पड़ेंगे, -4 -3 -2 -1 0, ठीक है, 1 ये भी रखना पड़ेगा, ठीक है, 2 और 3 ये तो दोनों में कॉमन थे, वो नहीं रख सकते, 4 ये b माइनस ए हो गया, ठीक है, b के ऐसे एलिमेंट्स जो कि a में नहीं है, ये a माइनस बी और b माइनस ए आ गए। नेक्स्ट क्या चाहिए, a यूनियन b चाहिए, a यूनियन b की बात करूं, सभी को क्लब करके लिख देना है, यही था ना, ऐसा सेट जिसमें कि ये सारे एलिमेंट्स हो, क्या क्या होंगे वो, तो देख सकते हो -4 -3 -2 -1 0 1 2 दो बार है, एक बार लिख दो, 3 दो बार है, एक बार लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, ये मेरे पास a यूनियन b हो जाएगा। b इंटरसेक्शन a की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो a और b दोनों में कॉमन हो, तो a और b दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं, यही 2 और 3, तो इसका मतलब 2 और 3 ये मेरा b इंटरसेक्शन a हो गया। क्या और बचा हुआ है, a डेल्टा b, क्या था ये, डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस था, सिमेट्रिक डिफरेंस लिखने के लिए क्या करना होता था, इन दोनों को a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों का यूनियन लिख देना होता था, तो दोनों को यूनियन करके लिख देते हैं, ये सेट पता ही है, ये सेट पता ही है, दोनों का यूनियन लिख दो, क्या आएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 4, और क्या आ जाएगा 5 और 7, तो ये क्या हो गया, मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, कुछ खास दिक्कत की बात है नहीं इसमें, अगर आपको डेफिनेशन सभी की पता है तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास फिर से उसी तरीके का रोस्टर फॉर्म, ये सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, 3 अलग अलग सेट्स दिए गए हैं, u को अगर तुम यूनिवर्सल सेट मानते हो, ठीक है, तो a और b 2 और भी सेट्स दिए गए हैं, यूनिवर्सल सेट नहीं कहेंगे, u हमारे पास एक रैंडमली सेट दिया गया था, तो हमें करना क्या है, a इंटरसेक्शन b डैश ये निकालना है, b कॉम्प्लीमेंट और a के साथ हमें उसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है बात। तो u को यूनिवर्सल सेट भी ले सकते हैं, वैसे अगर हम u a और b सभी को लिख लें टेबुलर फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो आप पॉज करिए और पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। अब मैं इसके सोल्यूशन पार्ट पे जाता हूं। सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिख लो, तो u मेरे पास क्या आएगा, u में मेरे पास x कैसा है, नेचुरल नंबर है, x लेस देन और इक्वल टू 8, और सभी x को हमें एक्चुअली इंटर करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है बात। फिर a की बात करता हूं, a में मेरे पास क्या क्या आएगा, x एक नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 5 और 50 के बीच में लाई करता है, कौन कौन से होंगे ऐसे नेचुरल नंबर्स, एक तो होगा मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 होगा जो किसके बीच लाई करता है, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 स्क्वायर 4, वो तो 5 से छोटा हो जाएगा, मुझे चाहिए क्या कि x स्क्वायर मेरा 5 से बड़ा हो और 50 से छोटा हो, तो 3 4 5 6 और 7 तक जा सकते हैं क्योंकि 8 का स्क्वायर 50 को क्रॉस कर जाएगा, तो ये मेरे पास a आ गया। b की बात करूं तो b मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो 2 3 है ना, 5 7, ये हो गए प्राइम नंबर्स। अब मुझे क्या कहा जा रहा है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकालना था,
बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में अगर हम देखें तो b को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमें मतलब कलेक्ट करना है। तो 2, 3, 5 और 7 को अगर छोड़ दिया जाए, इसको 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 और इसको, इन चारों को छोड़ दिया, क्या क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास 1, 4, 6 और 8, यही है। अब मुझे करना क्या था, a और b डैश का इंटरसेक्शन निकालना था। तो यहां से अगर देखिए आप तो a और b डैश का इंटरसेक्शन क्या क्या है, a सेट है हमारे पास, b डैश है, दोनों का इंटरसेक्शन देखो तो 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाता है कि a इंटरसेक्शन b डैश विल बी इक्वल टू 4,6। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये दो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, एक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आपको सबसे पहले पॉज करके इन दोनों ही क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। मैं एक बार को क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है नोटेशंस में, बट बहुत सिंपल सी बात कही जा रही है। क्या कहा गया है, an में क्या रहेगा, ऐसे सेट, ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे a इंटू एक्स टाइप के। जैसे यहाँ 3n है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि 3n, तो 3n का मतलब क्या है, अगर यहां से देखो तो जहां जहां a लिखा है वहां वहां 3 रख दो। क्या मतलब होगा, 3n विल बी 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यही मतलब होगा। उसी तरीके से 7n, इसका मतलब क्या होगा, 7x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यही मतलब हो, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये एक सेट होगा, एक सेट ये होगा। एक सेट को भाई नॉर्मली हम ABCD नाम देते हैं सेट्स का, सेट का नाम ABCD रखने की जगह हमने एक सेट का नाम रख दिया 3n, एक सेट का नाम रख दिया 7n। इन दोनों सेट के एलिमेंट्स का हमें इंटरसेक्शन लेना है और मार्क करना है कि वो कौन से सेट के बराबर आएगा, ठीक है। ABCD आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है ये आपको निकालना है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या कहा गया है कि A माइनस बी यूनियन C, ठीक है। ये हमारे पास सेट्स हैं ABC और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है LHS और RHS हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है बात। तो सबसे पहले आप पॉज करिए और इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। अब अपन यहां पे सोल्यूशन पार्ट की ओर आगे जाएंगे। सोल्यूशन पार्ट में देखें अगर हम थर्ड क्वेश्चन का, तो सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले तो, कि 3n का मतलब क्या है, 3x। 3x का मतलब क्या हुआ, यहां पे एलिमेंट्स क्या बनेंगे, देखो अगर ध्यान से, x हमारा नेचुरल नंबर है तो यहां एलिमेंट्स क्या है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2 मतलब 6, 9। मतलब देख सकते हो क्या कि इस सेट में क्या होगा, सभी नेचुरल नंबर्स 3 से मल्टीप्लाई होकर के एंट्री करेंगे, ठीक है। मतलब यहां पे क्या आएंगे, सभी 3 के मल्टीपल्स आएंगे। वैसे ही यहां पे देखो मैं तो इसमें क्या होगा, 7 के मल्टीपल्स आएंगे सब, ठीक है। अब 3 के मल्टीपल्स और 7 के मल्टीपल्स दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो 3 और 7 के मल्टीपल्स का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, देखो 3n और इंटरसेक्शन लिया 7n के साथ, क्या आएगा, पहला कॉमन एलिमेंट क्या दिखेगा, 21 दिखेगा, फिर इसी तरीके से आगे 42 दिखेगा, 63 दिखेगा एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब 3 के मल्टीपल और 7 के मल्टीपल्स का सेट था, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जो कि 3 और 7 दोनों के मल्टीपल हो, वही तो कॉमन कहलाएंगे। तो कॉमन कौन से हुए, 21 के मल्टीपल्स। अब ये देख सकते हो, दिस थिंग कैन बी रिटन एज 21x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ऐसा कह सकता हूं क्या मैं, x की जगह 1 2 3 आता जाएगा तो ये सारे टर्म्स बनते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 21x, 3x था 3n, 7x था 7n, तो 21x क्या होगा, 21n। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए यहां पे हमारा करेक्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या था, a माइनस बी यूनियन सी। इस तरीके के प्रूफ्स के लिए अभी हमने क्या बोला कि हम कैसे करेंगे प्रूफ, हम पहले सेट्स बनाएंगे, उनके सारे रीजंस मार्क करेंगे और देखेंगे हम कि LHS कौन से पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, RHS कौन से पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले यहां पे देखो ABC यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने ये 3 सेट्स फॉर्म कर लिए, ठीक है, ABC, ये 1 2 3, यहां पे हमने डाल दिया 4 5 और 6, यहां 7 और बाहर में डाल दिया 8। तो अब LHS पे आते हैं। LHS में क्या आएगा, B यूनियन C को A में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो A का मतलब क्या है, अगर मैं देखूं A का मतलब क्या है, 1 4 5 7 कह सकता हूं, 1 4 5 7 में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, B यूनियन C को। तो B यूनियन C कितना होगा, B में देखो 2 6 4 7, C में 3 6 5 7, दोनों का यूनियन कर देते हैं हम।
तो बी और सी का यूनियन कितना आएगा 2 3 4 5 6 7 ये आ जाएगा। तो इस सेट में से ये वाला सेट सब्ट्रैक्ट करना है, क्या बचेगा वो एलिमेंट्स जो कि पहले वाले में हो दूसरे वाले में ना हो, यही ना। तो पहले वाले में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि दूसरे में ना हो, तो देख सकते हो 4 5 7 तो इधर भी है, सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या 1। ठीक है, अब हम आरएचएस की बात करते हैं, कौन सा पोर्शन आएगा आरएचएस में a माइनस बी, मतलब a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो। तो a में ऐसा कौन सा एलिमेंट है भाई, a में देखो a माइनस बी, पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। a में क्या क्या है 1 4 5 7 और b में क्या क्या है, b में है 2 6 4 7। ठीक है, a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी में हमारे पास 1 आएगा, 4 तो आएगा नहीं, 5 आ जाएगा। 4 और 7 दोनों जगहों है तो उनको तो रखना नहीं है। हमारे पास a माइनस बी क्या हो गया 1 और 5, ये ठीक है बात। नेक्स्ट चीज क्या चाहिए a माइनस सी, a माइनस सी भी सिमिलरली निकाले। a क्या था, a तो लिख ही दिया हमने 1 4 5 7 माइनस सी सेट में क्या है 3 6 5 7, तो 3 6 5 7 सब्ट्रैक्शन करोगे मतलब डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, पहले में ऐसी क्या चीजें दिख रही हैं 1 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे पास इधर नहीं थी, तो 1 और 4 यहां से आ गए। अब देखो a माइनस बी सेट बन गया, a माइनस सी सेट बन गया। क्या करना था नेक्स्ट, a माइनस बी और a माइनस सी का इंटरसेक्शन कितना आएगा 1 5 1 4 का इंटरसेक्शन लोगे तो 1 ही आ जाएगा ना, जो कि ऑफ कोर्स किसके बराबर है LHS के बराबर है। तो अब यहां पे कह सकते हैं हम कि LHS इज इक्वल टू RHS, और इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो यहां पे अपना प्रूव होता है। नेक्स्ट हमारे पास दो और क्वेश्चंस आपके पास हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, ट्राई करना है, और उसके बाद वीडियो पॉज करके और फर्दर फिर हम इसके सॉल्यूशंस लिखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या कहा गया है कि ये सारे ऑपरेशंस हमें करने हैं। ठीक है, a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश और पूरे का यूनियन फिर से a डैश के साथ, दिस कम्स आउट एज a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा कि a इज सबसेट ऑफ b, देन प्रूव दैट कि b डैश इज आल्सो सबसेट ऑफ a डैश। ठीक है, तो दोनों चीजों को हमें वेन डायग्राम से प्रूव करना है। आप सबसे पहले पॉज करके इस वीडियो को और फिर खुद से सॉल्व करिए क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसके सोल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। सोल्यूशन में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो फिर से उसी तरीके का कुछ सोल्यूशन करना होगा हमें, जैसा हमने वेन डायग्राम के थ्रू किया था। हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इतना ही नहीं 3 सेट्स में इससे ज्यादा ऑपरेशंस भी दिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम उस रीजन वाले मेथड के साथ आप सॉल्व करो तो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हमने सेट यूनिवर्सल सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट में यहां तो अच्छी बात है अपने लिए सिर्फ 2 ही सेट है a और b, तो अपने को तो बहुत आसानी होगी। a और b 2 सेट्स, 1 इसको बोला, 2 इसको, 3 इसको और इस रीजन को 4 बोल दिया। क्या बोला गया मुझे करने के लिए, a यूनियन b। सबसे पहले मैं अंदर वाले ब्रैकेट पे जाऊं तो a यूनियन b, a यूनियन b का मतलब पता ही है 1 2 3 आ जाएगा, उसका इंटरसेक्शन लेना है b डैश के साथ। तो देखता हूं क्या क्या आएगा, a यूनियन b में 1 2 3 आ गया और इसका इंटरसेक्शन लिया b डैश के साथ, तो 2 3 को छोड़ दो, बाकी क्या क्या बचता है 1 और 4, तो ये 1 और 4 इनका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आया, सिर्फ 1 आया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ये 1 था, इसका हमने यूनियन लेना है a डैश के साथ, तो a डैश, ठीक है, यूनियन ये पूरी चीज। ठीक है, a डैश में क्या आएगा, a को छोड़ के बाकी सब, a में क्या है 1 3 है, इसको छोड़ के बाकी सब मतलब 2 4, और क्या करना है उसका यूनियन लेना है किसके साथ, इस 1 के साथ। कितना आ गया ये 1 2 4 आ गया। अब राइट साइड की बात करते हैं, आरएचएस वाली पार्ट की देखें तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट मतलब a इंटरसेक्शन b को छोड़ करके, तो a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा 3, उसको छोड़ करके बाकी क्या क्या है, तो बाकी चीजें हैं 1 2 और 4, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं और अपन कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे क्या कहा गया, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 3 सेट्स भी हो सकते हैं, 3 सेट्स होंगे और ज्यादा ऑपरेशंस लगे और ज्यादा बीच में यूनियन इंटरसेक्शन की जगह माइनस का भी साइन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप करते जाओ, सारे पॉइंट्स मार्क करते जाओ, वही सब तुम्हें आपस में कंपेयर करके लिखना है फाइनली। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहां पे क्या कहा गया है, a इज सबसेट ऑफ b, देन प्रूव दैट b डैश इज सबसेट ऑफ a डैश। ठीक है,
तो अगर ए बी का सबसेट है तो इसका वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन भाई कैसे होगा? देखो ये यूनिवर्सल सेट था, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब बी बड़ा सेट रहा होगा और ए क्या रहा होगा? उसके अंदर होगा, यही ना? ए का हर एक एलिमेंट बी में तो लाई करना ही चाहिए, तो बी एक बड़ा सेट था, ठीक है, और ए क्या था? कंपैरेटिवली छोटा सेट था, ये ए था मान लो, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मार्क करना चाहें तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट अगर देखें हम तो ये आएगा पूरा, बी को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट का हर एक एलिमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ये तो बी डैश हो गया जो हमने रेड कलर से एक तरीके से शो किया है। अगर हम ए डैश की बात करें तो ए डैश में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी? ए डैश में मतलब ए को छोड़ दें, तो ए को अगर हम छोड़ दें तो बाकी क्या क्या चीजें हैं? ये तो आएगा ही ना, इसके साथ में ये वाला पोर्शन जो अभी तक हमारा रह गया था, ये वाला पोर्शन भी तो मार्क करना पड़ेगा। तो अगर हम ए डैश की बात करें तो ए डैश में ये ब्लैक वाला पोर्शन और प्लस रेड वाला पोर्शन दोनों आ रहे हैं, और बी डैश में अगर हम देखें तो सिर्फ रेड वाला पोर्शन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि बी डैश जो है, बी डैश का हर एक एलिमेंट ए डैश के एलिमेंट, मतलब ए डैश का एलिमेंट तो है ही, बल्कि ए डैश में हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहां से इस वेन डायग्राम से डायरेक्टली तुम कह सकते हो कि बी डैश विल बी सबसेट ऑफ ए डैश। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि तुम्हें सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो भी चीज तुम यहां पे देख सकते हो। ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी के अंदर लाई करेगा। हो सकता है कभी कभी स्पेशल केस जबकि ए और बी बराबर हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल था, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबसेट तो ये तब भी बनेगा ये। तो इस तरीके से ये हमारा आज के क्वेश्चंस रहे, और इसके साथ अपना लेक्चर 3 अपना सेट थ्योरी का यहाँ पे एंड होता है। आगे अपन लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट के आपके क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। असाइनमेंट के जो सोल्यूशंस होगा वो फर्दर हम वीडियो आगे पोस्ट करेंगे।